मेरे साथ मेरे पहले मेहमान हैं आज कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। बहुत बहुत आभार। और ये मुझे नहीं पता था कि मैं पहला मेहमान हूँ आपका। पहला मेहमान होता है तो सारे दारोमदार उसी पे होता है, वो संभालता कैसे है। आपने बोला था ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे। अंदर वो जा रहा है जिसने छल किया, प्रपंच किया, धोखा दिया। वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ से एक छोड़ निकलेगा हमारी पार्टी के। और लेकिन तार आपकी बड़ी खुंदक है आम आदमी पार्टी। नहीं, मेरी खुंदक इसलिए पर्सनल खुंदक लग रही है मुझे। पर्सनल खुंदक इसलिए है कि मैं दिल्ली का हूँ ना, दिल्ली वालों की पर्सनल खुंदक होगी। अरविंद केजरीवाल का मंत्री रिपोर्ट दे रहा है कि शीला के कार्यकाल में घोटाला हुआ, तो अरविंद केजरीवाल मेरे को बुला के कहते हैं कि तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, शीला के भ्रष्टाचार की जांच, ये तो हमने वादा किया। तो केजरीवाल ने मुझसे एक बात बोली थी जो मैं आपके चैनल पे कहना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि केजरीवाल बेशक जेल चले गए लेकिन उनकी आत्मा उनकी आत्मा है। ये बाबा है क्या कोई? ये बंगाली बाबा वो पाउडर बेच रहा है? कैसी बातें हैं? आपसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ बीजेपी चुनाव हार गई और आपको किसी रिश्तेदार की शादी पे जाना पड़ गया और वहां पर उन्होंने बोला कि आइए डांस करिए? जब ढोल बज रहा है तो ये होता है कि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई और आपकी मैं ये तारीफ करना चाहता हूँ। आपने जो मंदिरों को साफ करने की बात की ये बहुत अच्छी की, लेकिन एक मन में सवाल आया कि मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ किया गया। देखो ये कितना अच्छा सवाल है। आपकी नानी खुश थी राम मंदिर बनने पे? हाँ, मेरी नानी, नाना, दादा, दादी सब बहुत खुश थे। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन। अक्सर आप मुझे टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं लोगों से बड़े कठिन सवाल पूछते हुए, लेकिन एक प्रयोग आज हमने करा है और मैं एक पॉडकास्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं कठिन सवाल तो पूछूंगा ही, लेकिन कुछ सरल सवाल भी पूछूंगा, जीवन का ज्ञान भी देने का प्रयास करूंगा। और मेरे साथ मेरे पहले मेहमान हैं आज कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। कपिल जी, आपका अभिनंदन है इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आभार। और ये मुझे नहीं पता था कि मैं पहला मेहमान हूँ आपका। देखिए, इसलिए जो पहली गाड़ी होती है, पहला मेहमान होता है तो सारे सब कुछ दारोमदार उसी पे होता है, वो संभालता कैसे है। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आप ये नई स्टाइल में जो प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे भी हम सब आपको देखते हैं हमेशा से, और उसमें मैं आपके सामने इसमें पहले एपिसोड में हूँ, तो बहुत बहुत आभार इसके। जी, लेकिन देखिए एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो कि मैं आपका बयान देख रहा था, मैंने सोचा कि शुरुआत कहां से करूं आज के सवालों की, तो बहुत सोचा कि आपके जीवन पे पूछता हूं। फिर आपके 6 साल पुराना मैंने बयान सुना जिसमें आपने बोला था ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे। इस दावे का राज क्या है कपिल मिश्रा? देखिए, चले गए हैं तीनों जेल में हैं, 6 साल के अंदर जेल में हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये माँ शारदा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि जब 6 साल पहले मैंने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, सरकार में रहते हुए आवाज़ उठाई, और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बोला काला धन और शेल कंपनियों के बारे में, तब उनके खिलाफ एक एफआईआर भी नहीं थी। मैं गया सीबीआई में, मैंने डॉक्यूमेंट दिए, ईडी में डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन वो जो पूरी प्रक्रिया थी जांच की, तथ्यों के जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है, गवाहों से पूछताछ होनी है, वो सब प्रक्रिया बहुत लंबी चली इतनी। और मेरे को ये लगता था कि मैं एक चुनी हुई सरकार से लड़ रहा हूँ जिनके पास अपना और उनका हर तरह का सिस्टम है उनके पास, यहाँ से लेकर और विदेशों तक। तब ये बात केवल मुंह से निकली थी। उसको आप ये समझ सकते हैं कि एक जमीनी कार्यकर्ता का आक्रोश था, गुस्सा था, जो ये देख रहा था। गुस्सा किस बात का था? गुस्सा इस बात का था कि हम जो देख के आए थे, जिसको हमने ये समझा था कि ये तो देश बदलेगा, व्यवस्था बदलेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, उसका एक दूसरा ही रूप दिखाई दे रहा था। और वो जो आक्रोश था, वो आक्रोश मेरे मुंह से निकला था और बजरंग बली ने, माँ जगदम्बा ने उसको सत्य किया है। तीनों आज जेल में। लेकिन आरोप तो आप पे भी लगे थे दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के, जिसके बाद केजरीवाल ने आपको हटाया। कोई आरोप नहीं लगा, इवन आम आदमी पार्टी कैबिनेट से तो हटाया था आपको, क्योंकि मैंने सत्येंद्र जैन के ऊपर सवाल उठाया था। क्योंकि मैंने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट पब्लिक कर दी थी, जो रिपोर्ट मैंने जो इन्वेस्टिगेशन कराई थी शीला दीक्षित के कार्यकाल की। तो लेकिन मेरे ऊपर, और मैं इस मामले में बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर भी रहा और बाहर रह के लड़ाई भी की। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, आप बाहर हैं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। और अंदर वो जा रहा है जिसने छल किया, प्रपंच किया, धोखा दिया। और
कोई ऐसा पाप नहीं है जो छोड़ दिया हो करने से सत्ता में वो आने कह के रहे हैं बाद। कि धोखा हमारे साथ हो गया, हमको फंसाने के लिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी बीजेपी लग गई है। सब चाहते हैं कि बस आम आदमी पार्टी टूट जाए, क्योंकि एक डर है आम आदमी पार्टी से। बचा क्या है आम आदमी पार्टी में टूटने के लिए? बचा क्या है? नहीं, 2 राज्यों में नहीं सरकारें हैं, देखिए, इतने विधायक हैं। बनी किस लिए थी? आज अरविंद केजरीवाल को लालू यादव ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसके बाद भी आप कहते हैं कोई केजरीवाल नाम की चीज़ या आम आदमी पार्टी नाम की चीज़ बची है? राहुल गांधी, उनके सपोर्ट में उनको राहुल गांधी की ज़रूरत पड़ रही है, उनको ये डीएमके पार्टी की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे ए राजा जैसे लोग पर वो बैठे कह थे। रहे हैं कि हम सत्ता से लड़ाई लड़ रहे तो हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के लिए चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। अगर तुम्हें लालू यादव से ईमानदारी के सर्टिफिकेट लेने के दिन आ गए हैं तो इतने दुर्दशा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए ईश्वर। लेकिन दुर्दशा आरोप उनकी तो हो चुकी आपने है। आपने भी एक आरोप लगाया था कि 2 करोड़ रुपए वाली बात कही थी, वो क्या वाकया था पूरा? कहाँ है वो आज व्यक्ति? जेल के अंदर है ना, जेल के अंदर है वो व्यक्ति। लेकिन आप 2 साबित साल भी से नहीं कर बाहर पाए। नहीं आया। साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल आते हैं ना सामने, उनके घर के अंदर की बात थी ना, मुख्यमंत्री के घर के अंदर की बात थी। मुख्यमंत्री अपने घर के सीसीटीवी पब्लिक कर देते, किए क्या उन्होंने? लेकिन मैं- आरोप आप पे भी मैं- लगा, आपने भी हिट एंड रन किया। नहीं, मैंने हिट एंड रन किया, मैं तो ईडी में गया। देखिए, हिट एंड रन वो था जो केजरीवाल करते थे, हाथों में किताब लिया कि मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है, लेकिन केस एक भी नहीं किया। मैंने जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो केस भी दर्ज कराए, और जिन पे लगाए वो जेल तक पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कोई जेल नहीं गया है, लेकिन मैंने जिन पे लगाए वो तीनों जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप तो केजरीवाल के संघर्ष के दिनों से उनके साथ ही रहे, उनके बुरे वक्त में भी साथ रहे, उनके अच्छे वक्त में भी साथ रहे, अब उनका फिर बुरा वक्त देख रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो जो किताब दिखाते थे शीला दीक्षित के नाम की, उस किताब में होता क्या था? अगर सबूत नहीं थे तो था क्या उस किताब में? हम भी वहीं बैठ के देख रहे थे अमीश भाई, जहाँ से आप देख रहे थे। जी। हम तो कार्यकर्ता थे ना, नीचे बैठ के हम सोचते थे कि तो ये कभी आदमी के किताब पास- आपने दिखाई कि अरविंद भाई किसी कभी को नहीं दिखाओ, दिखाई। कभी लेकिन अरविंद भाई एक चीज दिखाओ हुई ना, किताब में क्या मैं है, जब दिल्ली हम भी तो पढ़े। जब मैं मंत्री बना केजरीवाल जी। की सरकार में, तो मुझे ये लगा कि हमें तो भ्रष्टाचार से लड़ना ही है। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मैंने एक इंटरनल कमेटी बना दी जल बोर्ड की, शीला दीक्षित के कार्यकाल की जांच की, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दे दी कि टैंकर में घोटाला हुआ था शीला दीक्षित के कार्यकाल में, अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में नहीं। अरविंद केजरीवाल का मंत्री रिपोर्ट दे रहा है कि शीला के कार्यकाल में घोटाला हुआ, तो अरविंद केजरीवाल मेरे को बुला के कहते हैं कि तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ये जांच बाकी मंत्री नहीं करा सकते थे। तो मैंने कहा यही तो हमें करने आए थे, शीला के भ्रष्टाचार की जांच, ये तो हमने वादा किया। तो केजरीवाल ने मुझसे एक बात बोली थी जो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। जी। उन्होंने उस दिन मुझसे ये कहा कि कपिल, अगर मैं तेरे को भ्रष्टाचारी बोलूँगा ना, तो तेरे घर वाले भी तेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, और ये सचिवालय की 8वीं मंजिल से तेरे को कूद के आत्महत्या करनी पड़ेगी। और वो शब्द आज मेरे कान में गूंजते हैं कि वो व्यक्ति का अहंकार था, और वो अहंकार आज तिहाड़ के अंदर है। वो उसी केजरीवाल को उसके भ्रष्टाचार ने और उसके अहंकार ने आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि अहंकार नरेंद्र मोदी का है, बीजेपी का है, इस शासन का है, इसलिए मेरे को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं सामने खड़ा हूँ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था शराब के ठेके खोलो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तेलंगाना की साउथ की लॉबी ला के दिल्ली के अंदर कोरोना के काल में दारू के ठेके खुलवाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा था अद्दे के साथ अद्धा बेच, पौवे के साथ पौवा बेच मुफ्त में। या ये करने के लिए आए थे केजरीवाल राजनीति में? केजरीवाल ने राजनीति में आने के लिए जो बोला और किया क्या? कोरोना के काल में अमीश भाई, जब दिल्ली में लोगों को सिलेंडर चाहिए थे ऑक्सीजन के, तब आप अद्धा पौवा बेच रहे थे। उस वक्त की तो मीटिंग के रिकॉर्ड है ना। सिसोदिया किससे मिल रहे हैं, केजरीवाल किससे मिल रहे हैं, विजय नायर किससे मिल रहे हैं, ये सब कुछ दिल्ली में वो ठेका कहते हैं देना- कि जिस पार्टी को अब आप बिलोंग करते हैं, बीजेपी को, उसने बोला कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं एक आरोपी को क्लीन चिट देने की एवज के अंदर, या फिर उसको गवाह बनाने की एवज के अंदर। कोर्ट ने लेकिन शराब घोटाले के बारे में तो नहीं बोल पाए ना। मुद्दा क्या था, केस किस चीज़ का हुआ है, अभियुक्त बनकर किस मामले में खड़े हुए हैं, उसके बारे में बोल पा रहे हैं? एक भी चीज़ बोल पा रहे हैं? मैं एक बात, चुभने वाली बात है ये, मनीष जेल गए, केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। सत्येंद्र जेल गए, कुछ नहीं बोला। संजय जेल गए, कुछ नहीं बोला। खुद जेल गए तो कह रहे हैं मुझे शराब घोटाले का सच पता है, मैं सारी दुनिया को सच बताऊंगा। तो इन तीनों को जेल में सड़ा रहे थे 1.5 साल से, सच पता था तो पहले क्यों नहीं बोलने आए? इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता, आप केवल भाग रहे हो। एक चोर जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उसके बाद छटपटाता है, भागता है, चिल्लाता है, हाय मार दिया, हाय मर गया, वो तमाशा है ये। लेकिन इस तमाशे से कुछ होगा नहीं। सबूत स्पष्ट हैं, साक्ष्य गंभीर हैं, गवाह बोल रहे हैं, और डिजिटल एविडेंस बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने चोरी की है, और इसीलिए वहीं से उन्हें जमानत नहीं मिल रही।
आप कह रहे हैं डिजिटल एविडेंस कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने चोरी करी है, लेकिन आप अरविंद के साथ काफ़ी समय तक रहे और उनके साथ आपकी काफ़ी बात भी होगी, काफ़ी विषयों पे भी बात हुई होगी। अभी आपने शीला दीक्षित की बात करी, तो शीला दीक्षित के बारे में फाइल आपने भी नहीं देखी थी, लेकिन सब तो बात करते ही थे। लेकिन एक एक करके योगेंद्र यादव अरविंद जी को छोड़ के चले गए, कुमार विश्वास ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैं आम आदमी पार्टी के गुरु मानता हूँ अन्ना हजारे को, जिनकी वजह से, जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चला, उन्होंने भी छोड़ दिया। प्रसाद भूषण चले गए, एडमिरल रामदास चले गए, ये लोग कहाँ हैं आज? आम आदमी पार्टी के साथ तो नहीं है, आप अलग हो गए। आखिर ऐसा हुआ क्या बीते 10 सालों के अंदर कि सब लोग अलग अलग हो गए? देखिए, और अरविंद केजरीवाल रहे और उनके साथ उनका एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रहा, लेकिन वो जीतते गए चुनाव। पंजाब भी जीते, दिल्ली में 2 बारी जीते। 2 बार जीते दिल्ली और एक पंजाब, लेकिन 99% चुनाव तो हारे हैं वो जो लड़े हैं। उन्होंने देश का कोई चुनाव नहीं छोड़ा जो लड़े ना हो। इसीलिए ये कहना कि वो जीतते गए, ये दिखाई जरूर दे रहा है क्योंकि दिल्ली जीते हैं 2 बार और 1 बार पंजाब जीते हैं, लेकिन वो देश के दोनों लोकसभा चुनाव पर लड़े 10 सालों के अंदर 2 राज्यों में मैं तो सरकार मानता हूं इस बनाना बात को कोई कि ये कोई छोटा छोटी achievement बात नहीं है जी। लेकिन क्या कह के आए थे और क्या करते हुए पकड़े गए? लेकिन जनता तो झूठ भरोसा कर बोल रही के- है ना जनता भरोसा कर रही है या नहीं कर रही है, अब चुनाव में पता लगेगा, जी। जब वो अंदर जा चुके हैं या जब उनका भ्रष्टाचार सामने तो आया। ये सब लोग क्यों छोड़ते गए? क्या कारण क्या हुआ? जिसकी पीठ में आपने तो रीढ़- कुमार विश्वास को जाते हुए मैं देखा। आपको बताता हूँ, जी, जिसकी जी। पीठ में रीढ़ है एक एक करके सबके बाद। और जिसके मुंह में जुबान है, जिसके दिमाग में तर्क है, वो केजरीवाल के साथ नहीं रह सकता बहुत दिन तक। अगर आप ये बोलेंगे कि कुमार क्यों चले गए, तो कुमार ने क्या किया था? क्या मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था, इसके सिवा कोई और मेरा कसूर नहीं था। तो जी हुजूरी करने वाले लोग चाहिए थे वहाँ पर। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ केजरीवाल खड़े हैं विचारधारा में, लेकिन साथ नहीं खड़े रह पाए। तो पीठ में अगर रीढ़ है, मुंह में जुबान है और दिमाग में तर्क है, तो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर अंधा, मतलब केजरीवाल बोले कि ईवीएम फिक्स है, तो सौरभ भारद्वाज खड़ा होकर वो गत्ते की ईवीएम लेके खड़ा हो जाएगा और दिखाएगा ईवीएम फिक्स है। इस तरह के अतार्किक, इलॉजिकल, और आप पढ़े लिखे होने की बात करते थे, आज आप दिल्ली में लालू यादव का मॉडल इंप्लीमेंट करने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं। पर लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था जेल जाने से लालू यादव ने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, इस देश में ये जयललिता पहली ने बार हो रहा है। इस्तीफा दिया। जयललिता ने इस्तीफा दिया, लेकिन और कर क्या रहे हैं? आप जेल में बैठे हो, भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े गए हो, अभी जेल नहीं गए, ईडी की कस्टडी में हो, भ्रष्टाचार में हो। आपने उसी कुर्सी पर, उसी सेटअप में जहां आप मुख्यमंत्री बनकर बैठ के जनता से बात करते थे, उस पर अपनी धर्मपत्नी को बैठा दिया। इससे ज्यादा निर्लज्जता देश की राजनीति ने पहले कभी नहीं उन्होंने देखी बोला है। कि केजरीवाल बेशक जेल चले गए, लेकिन उनकी आत्मा है। कि बाबा है क्या कोई, ये बंगाली बाबा वो पाउडर बेच रहा है? कैसी बातें हैं ये? वो जेल चले गए हैं, उनकी आत्मा बाहर है, उनका ये भटक रहा है, उनका वो भटक रहा है। आत्मा तो उसी दिन मर गई होगी ना जिस दिन अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे की आंख में आंसू आए उस दिन केजरीवाल की आत्मा नहीं मर गई? या उस दिन नहीं मर गई जिन 51 लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाई थी, लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में घोषित की गई थी। अमित भाई आप भी थे और मैं भी था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अनाउंस किया था ना, ये देश के 51 नेता हैं जिनसे लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई है। और वो दिन भी तो इस देश ने देखा ना, जब उन्हीं 51 नेताओं के साथ मंच पर खड़े हुए थे। लालू जी भी थे, शरद पवार सारे भी थे, सारे थे, सोनिया जितने गांधी की भी लिस्ट थी, थी वो कपिल सब। सिब्बल का भी हाँ। नाम था। और अब तो वो वकील हैं इनके, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल जैसे लोग आपकी ईमानदारी कोर्ट में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मा बची है? आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है, वो भी अब तिहाड़ में ही भटकेगा। जी, लेकिन अब सुनीता केजरीवाल की आपने बात करी, तो वो एक इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार होता है वो विक्टिम कार्ड खेले, पॉलिटिकल कार्ड खेले, इमोशनल कार्ड खेले, उसको भी अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। तो इसलिए सुनीता केजरीवाल इस तरह की बात कर रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसा बीजेपी कह रही है, आपकी पार्टी कह रही है कि सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री होंगी, ये किस तरह से आप कह सकते हो? अभी तक तो आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐलान करा नहीं है। शपथ नहीं दिलाई, पर उस कुर्सी पे तो बिठाया ना, उसी स्वरूप में बिठाया, उसी सेटअप पे बिठाया जिस सेटअप पे मुख्यमंत्री बैठते थे। 2 तरफ तिरंगा झंडा लगा दिया, इधर भगत सिंह जी, इधर अंबेडकर जी, और नीचे बैठ के आप ये आत्मा, बाबा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है। इससे बड़ा क्या अपमान होगा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हो? और मैं ये कहता हूँ, शपथ आपने ली नहीं है, आप उस कुर्सी पे बैठे कैसे? सुनीता केजरीवाल जी स्वयं भी तो अधिकारी रही हैं अमीश भाई जी, उनको क्या कुर्सी की गरिमा नहीं पता? तो ये क्या चल रहा है? और फिर ये तो वो अपराध है जिसमें टाइल खरीदने और पर्दे खरीदने के लिए शीश महल के उनके भी जाने की बातें सामने आ रही हैं। अच्छा, ये जो पूरा शीश महल का पूरी कंट्रोवर्सी हुई,
ये क्या मकान आपके सामने बनना शुरू हो गया था या फिर नहीं, ये जब उसके बाद बना है ना, उसके बाद बनना उसके शुरू बाद हुआ? बना है ये। और आप ये देखिए कि ये क्यों बेचैनी है कि सुनीता केजरीवाल ही कुर्सी पर बैठे, क्योंकि जो बैठेगा वो घर उसके पास जाएगा। ये छटपटाहट ये आपका कुर्सी की, आरोप है। ये एक छटपटाहट है ना कुर्सी की। कोई व्यक्ति ये बोले मैं जेल से सरकारें चलती हैं, जेल से तो अपराधी गिरोह चलाने की कल्पना करते हैं, गैंग चलाने की, एक्सटॉर्शन के रैकेट चलाने की कल्पना करते हैं। हमने तो नहीं सुना जेल से कोई सरकार चलाने की कल्पना करे। इसका मतलब कि आप, पर संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि अगर आप जेल क्योंकि चले संविधान जाएंगे। निर्माताओं ने कल्पना ही नहीं की थी कि कोई इतना भी निर्लज्ज होगा। कैसे लिख देते वो, लिख कैसे देते अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर या बाकी संविधान निर्माता लिख देते, लिखते कैसे जब उन्होंने कल्पना ही नहीं थी की थी कि कोई इतना भी निर्लज्ज होगा जो भ्रष्टाचार में जेल जाएगा और बोलेगा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। सामान्य नैतिकता का तकाजा था कि इस वक्त आपको छोड़ देनी चाहिए थी। ये आप सामान्य नैतिकता से भी के आज आप अरविंद केजरीवाल के साथ होते, अपने डिफरेंसेस भुलाकर अगर कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के साथ होते तो पहली एडवाइस क्या देते? इस्तीफा। जब मैं उनके साथ था तब भी मैंने पब्लिकली ईवीएम का जब उन्होंने विरोध किया, मैंने पब्लिकली ये बात बोली कि आप ईवीएम पे उंगली मत उठाइए, जनता का जनादेश है। दिल्ली नगर निगम का जो 2017 से पहले वाला जो चुनाव था, उससे 5 साल पहले का 12 का चुनाव था, उसके बाद जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए उसमें तो आम आदमी पार्टी हारी ना, लेकिन मैं तो वहाँ था और मैंने उस वक्त मीडिया में ये बात बोली कि ईवीएम पे दोष देने से कुछ नहीं होगा, ये जनादेश है। कल को हम बोलेंगे कि लोगों की उंगली में प्रॉब्लम है क्योंकि वो हमारा बटन नहीं दबा रहे, ऐसे रहता तो वहाँ रहता, वहाँ कोई भी अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा उसको ये कहना तो चाहिए। अभी किसी ने सलाह नहीं दी होगी अरविंद जी को कि इस्तीफा सलाह देना देने चाहिए? वाले लोग वहाँ टिके नहीं। क्यों सौरभ भारद्वाज सलाह नहीं दे सकते? सौरभ भारद्वाज आपके के तो दोस्त हैं अच्छे। सौरभ भारद्वाज की मजबूरी है, अगर वहाँ जिंदा रहना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। आतिशी आप देख सकते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता, आतिशी तो खैर राजनीतिक के मापदंडों में शायद केजरीवाल से भी ज़्यादा कहीं बुरी साबित हो, लेकिन मुझे लगता है कि सलाह दे सकने वाले लोग अरविंद केजरीवाल से बहुत पहले दूर चले गए हैं। राघव चड्ढा तुलसीदास जी ने लिखा है अमीश भाई, सचिव वेद गुरु तीन जो प्री बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई है बेगी ही नास। तो उन्होंने ऐसे लोग हैं जो उन्हें सही सलाह नहीं देंगे और इसीलिए नाश हो रहा है, पार्टी का भी नाश हो रहा है, सत्ता का भी नाश हो रहा है और व्यक्ति का भी नाश हो रहा है। चलिए कपिल मिश्रा एक अलग सवाल पूछते हैं, ये तो पॉलिटिक्स की बात हुई। कपिल मिश्रा जब परेशान होते हैं तो किसको याद कर लेते हैं? उनको उनके मन में क्या आता है? परेशान तो हर व्यक्ति होता है, ऐसा तो है नहीं। डेफिनेटली आप जिस प्रोफेशन में हैं यानी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं वहाँ पर भी कई बार मायूसी हाथ लगती है और कई बार आपको, जैसे आप चुनाव हार गए तो मायूस तो हुए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक लोकप्रिय चेहरा थे लेकिन उसके बावजूद चुनाव हार गए। तो क्या आपको लगता, किसको याद करते हैं कपिल मिश्रा? हनुमान जी। मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। राजनीति तो उतार चढ़ाव होती ही है, और ख़ास तौर पे जो केजरीवाल के साथ जो लड़ाई हुई जी, वो जो लड़ाई थी वो कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। आपकी आपको विधानसभा में मुझे ध्यान में आता है, शायद विधानसभा आपको में मेरे ऊपर हमला किया हम गया मतलब था। आपको गर्दन से पकड़ लिया था। 30-35 एमएलए ने मिलकर पकड़ा था। कौन सब एमएलए थे उसमें? लगभग सभी थे। और अध्यक्ष जो है वो जानबूझ के ऑन माइक पे ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मेरा कोई दोष हो, और कैमरे पे दिख रहा है कि कौन हमला कर रहे हैं। तो और वो लोग थे जो कल तक साथ ही थे, जो लोग ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, या इस तरह के लोग थे। या अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी जिस प्रकार का झूठ देखा गया, अपनी आंखों से जो मैंने देखा अरविंद केजरीवाल को बदलते हुए, या उनका सच सामने आते हुए, बदलते हुए ना बोले, एक्सपोज होते हुए, तो उन सब चीज़ों के बाद, और वो जो लड़ाई थी वो सार्वजनिक लड़ाई थी। मैं इस बात का गर्व करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल से अलग तो बहुत लोग हुए, लेकिन आंखों में आंख डाल के सार्वजनिक तौर पर उनके भ्रष्टाचार के बारे में लड़ने का साहस बजरंगबली ने मुझे दिया। ये मेरे भाग्य में लिखा था ये लड़ाई। और तो बजरंगबली को याद करते हैं तो निश्चित तौर पर, और मैंने उनके उपस्थिति को जीवन में कई बार महसूस किया है। और हनुमान चालीसा आप डेली उसका जाप करते हैं, हनुमान चालीसा की, और उसी से शक्ति मिलती है। उसके अलावा और कोई शक्ति, जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो ईश्वर होता है जो आपके साथ होता है, और मैंने वो साथ जीवन में बहुत बार महसूस किया। ईश्वर कहते हैं ना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो बजरंगबली रक्षक को तो डरना काहे का। तो आप पॉलिटिक्स में रहकर आप कई चीज़ें कर नहीं पाते, तो कुछ करने का मन करता है कि दोस्तों के साथ बैठने का, कहीं घूमने जाने का, तो कर पाते हैं नहीं कर पाते? जनरली तो कर ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो, ये अब राजनीति काफ़ी बदल चुकी है जी, तो ऐसा बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो मन में हो। और फिर हम कई सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करते, समाज के बहुत सारे आयामों में ऑलरेडी बिजी हैं, तो दोस्तों का भी एक बड़ा समूह है। पर हाँ, ये ज़रूर होता है कई बार जब ढोल बज रहा है तो ये होता है कि हाँ, 2-4 बार देखना पड़ता है अगल बगल की, हाँ यार पता नहीं सब क्या सोचेंगे, या राजनीति इस वक्त कौन से दौर से गुजर रही है,
इस हमारे हाथ कभी आपके साथ ऐसा हुआ, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ बीजेपी चुनाव हार गई और आपको किसी रिश्तेदार की शादी पे जाना पड़ गया हो और वहां पर उन्होंने बोला कि आइए डांस करिए? हुआ तो नहीं है, लेकिन सोचकर भी डर लगता है। जी, क्योंकि अब अपना चुनाव भी हार गए, एमसीडी में बीजेपी हार गई, तो फिर और जनरली जो है ना, मैं बड़ा पॉजिटिव टाइप का हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा, जैसे अगर चुनाव हार गया तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदासी में बैठने वाला मन है नहीं। तो हो सकता है कि 4 लोग सामने बैठे हों जो ज़बरदस्ती उदासी या नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो उनके साथ आपको उस टोन में बैठना पड़ेगा। तब मेरे मन में जरूर कहीं ना कहीं तब आपको लगता था अब यहाँ से तो मुझे निकलूं, लगता अब है हाँ यार, मतलब कि अब निकलो यहाँ से, बस अब मैं क्या करूँ, हार गए तो हार गए, अब आगे बढ़ना है। कोई अच्छी बात करो। तो इस तरह के पल तो डेफिनेटली आते ही हैं। अच्छा, माता पिता आप ही के साथ रहते हैं, पेरेंट्स? हाँ, मेरी माता जी, मेरे पिताजी वैसे तो मेरे अध्ययन ज़्यादा करते हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, गांधीवाद पर भी और राष्ट्र पर, सभ्यता पर, इतिहास पर। तो ज़्यादातर वो अध्ययन भोपाल में रह के करते हैं। मूलतः देवरिया से, उत्तर प्रदेश, देवरिया। हाँ, देवरिया पियासी के हम लोग रहने वाले हैं। माता जी साथ ही हैं, माता जी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में मेयर भी रही हैं। जी जी जी। हम लोग सब साथ ही रहते तो हैं। उनकी कोई सीख जो आपको, वो आपको उन्होंने बचपन में दी हो? और मैंने उनको देखा है, और मैंने ये देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी, साहसी महिला जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन हमेशा हमने उनको केवल मुस्कुराते हुए देखा है, और वो भी राजनीति में। मुस्कुराते तो आप भी रहते हैं। हाँ, तो ये उन्हीं का ही है, मेरा साहस, मेरा बोलना। एक सीख जो आपको लगे उन्होंने दी हो 10वीं 12वीं में, 10th या 12th में? मैं आपको कभी निराश ना होना, और ये सीख उन्होंने बोली तो बोली, लेकिन अपने जीवन में मैंने उनके जीवन से इस चीज़ को सीखा। जीवन में कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, हम तो आज, हमारी तो केवल राजनीतिक उतार चढ़ाव होते हैं ना, लेकिन एक व्यवस्थित है जीवन। लेकिन एक हमारी इससे पहले की जनरेशन ने साधन विपन्नता भी देखी है, बहुत कष्टों से यहाँ तक आए हैं। दिल्ली आना, गांव से होकर वो कहाँ देवरिया पियासी, फिर ऐसे होते हुए इधर दिल्ली आके बसना रहना, वो कष्टों का दौर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद हम ज़्यादा निराश हो जाएं, लेकिन मैंने उनको कभी निराश नहीं देखा। तो इस वो अच्छा, आप निराश हो जाते हैं कभी कभार? कभी कभार तो डेफिनेटली, जब खास तौर पे जब ये पूरा ये लड़ाई थी, तो एक दौर ऐसा आया था अमीश भाई, जब मुझे लगा कि ये बहुत बड़े लोग हैं जिनसे मैं लड़ गया हूँ, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो मुझे ये लगता था कि इस लड़ाई को शायद मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। शायद मैं कभी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, ये बात कहना, और समाज उसको सुने भी और स्वीकार भी करे। वो जो एक दौर था, वो दौर संघर्ष का दौर था। वो सहज दौर नहीं था, वो आसान दौर नहीं था। और उसमें फिर घर में छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों, धमकी वगैरह आई आपको कभी? हमला भी हुआ, धमकी भी आई, और बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें पता करवाने की कोशिश। एक सवाल, अभी भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से बात होती है? लगभग सभी से होती है। अच्छा, 2-4 ये जो कोटरी है, हाँ। ये कोटरी छोड़कर सभी से बहुत अच्छे संबंध भी है, बात भी होती है, और पीठ पीछे सब कहते भी हैं कि भाई आपने जो तब बोला था आज सही साबित हो रहा है। अच्छा, तो मतलब उनसे बात होती है, और उनका नाम सार्वजनिक तौर पर आप नहीं ले पाएंगे, आवश्यकता नहीं है, वो भी बेचारे फंस जाएंगे। लेकिन वो सब जानते हैं कौन कौन है मेरे दोस्तों वहाँ पर। जी जी जी। तो एक और सवाल मेरे मन में आता है। आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई, और आपकी मैं ये तारीफ करना चाहता हूँ। आपने जो मंदिरों को साफ करने की बात कही, ये बहुत अच्छी थी, लेकिन एक मन में सवाल आया, क्या मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ किया गया? देखो, ये कितना अच्छा सवाल है जी, कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति ये सोचे कि मेरा जो नेता है वो मंदिर की सफाई से इम्प्रेस होगा, जी, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मेरा उद्देश्य ये था या नहीं था, लेकिन किसी और पार्टी के नेता के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर की सफाई करोगे तो तुम्हारा नेता इम्प्रेस होगा। तो कितने गर्व की बात है कि हम कम से कम एक ऐसी पार्टी में तो हैं जहाँ पे इस कार्य को लोग ये सोचेंगे, अच्छा ये सफाई कर रहा है, इसका मतलब ये अपने नेता को इम्प्रेस कर रहा होगा। तो गर्व है मुझे कि कम से कम हम एक ऐसी जगह पर। लेकिन मंदिरों का एक मुद्दा ऐसा है जो हम सबके करीब है, और हमने देखा कई बार हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। तो मंदिर की व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने ये शुरू किया, अब लगभग 2 साल हो गए हैं। हर महीने के पहले रविवार को देश के लगभग 1000 मंदिरों में लोग स्वच्छता सेवा अभियान चलाते हैं। और अभी जब प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया, उसके बाद तो ये रिस्पांस बहुत ही अलग स्तर पर पहुंच गया है। अब तो मुझे लगता है कि जीर्ण शीर्ण मंदिर बहुत कम ही बचेंगे। तो मतलब मोदी जी ने आपसे आइडिया लिया? नहीं, ये तो असंभव ही है। हम तो लगभग एक इंडिविजुअल सा प्रयास था, लेकिन हमें ताकत बहुत, हमारा मतलब दिल कई गुना चौड़ा हो गया जब प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये आह्वान सुना, क्योंकि तब ये समझ में आ गया कि अब ये छोटा नहीं रहेगा, अब सारा देश इसमें शामिल हो जाएगा, और एक तरह से ये लोगों के मन की बात। एक मंदिर की बात हो रही है, तो राम मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपके भाव क्या थे? देखिए,
सबके भाव जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन एक मैंने लिखा था उस वक्त कहीं शायद मेरे फेसबुक पे या ब्लॉग पे भी होगा, तो मेरे मन में ये भाव आया कि तिरुपति में विष्णु जी विराजमान है और वहाँ माँ लक्ष्मी की अभूतपूर्व कृपा है, वहाँ पे सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ता है, लेकिन अयोध्या में रामलला बाल रूप में विराजमान है। तो बाल रूप में जो माँ की कृपा होगी, जो ईश्वर प्रसन्न होंगे, चाहे वो हनुमान जी की प्रसन्नता हो, चाहे वो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता, वो तिरुपति से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो मेरे मन में यह आया कि अयोध्या में रामलला की स्थापना होगी तो वो देवी देवता ईश्वर इस देश पे उनकी जो प्रसन्नता है, उनका जो आशीर्वाद है, वो किसी और ही स्तर पर पहुंचेगा और वो शायद देश में दिखने भी लगा है। आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले आपने कभी सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? मेरे ख्याल से सब लोगों के मन में एक संदेह तो था ही, सबके मन आपके में ये मन में भी संदेह था? हाँ, सबके मन में ये संदेह था कि शायद ये बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी, या जब बनेगा तो संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है, वाद विवाद विरोध। आपकी ना नानी जाने खुश थी क्या राम हो। मंदिर बनने पे? हाँ, मेरी नानी, नाना, दादा, दादी सब बहुत खुश थे, जी। किसी ने वहाँ पे कुछ और बनाने की सलाह नहीं दी। तो सब खुश थे? हाँ, कुछ लोगों को नानी याद जरूर आई, लेकिन अब उनको और नानी याद आएगी। जी। एक आप पे एक आरोप लगता है कि आप ना बीजेपी का हिंदू मुस्लिम चेहरा भी है, तो उस आरोप को, उस विषय को आप कैसे डील करते हैं? देखिए, आरोप का कारण क्या है? मैं तो कई बार ये पूछता हूँ कि आरोप का कारण क्या है? किसी पीड़ित को, भाई अब दिलबर नेगी जी की हत्या हो गई, जी। तो उनके परिवार की मदद करने के लिए अगर कोई गया, तो इसमें किसी के पेट में क्या कन्हैयालाल दर्द है? साहू की मदद करने के लिए कन्हैयालाल गए, साहू जी, जिनको गला काटा उमेश गया। कोले जी, प्रवीण नेट्टारू जी, झारखंड में दुमका में जो बिटिया के साथ जिसको जीवित ही जला दिया गया, राजस्थान में करौली में पुजारी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में, तो ये जितने भी मामले हुए, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने इस लोगों से अपील की, आह्वान किया, और लोगों ने इन मामलों में मदद की। या जो हमारे बजरंग दल के थे दिल्ली में मंगोलपुरी में, वो राम मंदिर का निधि संग्रह कर रहे थे, उनके भी हत्या हुई। तो इन सब परिवारों के लिए जो मदद हुई, इसके कारण कोई बोले कि ये कट्टर है या हिंदू मुस्लिम है, तो फिर मैं इसको तमगे की तरह, फिर ये जी। मेडल है, आप बोलते रहिए, लेकिन ये काम कैसे रोक देंगे? ये दिल्ली दंगों का आरोप एक समय पर आप पे ही पूरी लगाने का प्रयास हुआ, और आपका एक बयान भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें बोला था कि अगर आप सड़क खाली करा लें, नहीं तो डीसीपी साहब हम को तरीका आता है सड़क को खाली कराने का। तो वो पूरा विवाद जो था उसने कहीं ना कहीं आपको एक ख्याति तो दी, पॉलिटिकल ख्याति कह सकते हैं, लेकिन एक डिवाइड, एक जिसे कहते हैं एक डिवाइड का चेहरा भी बना दिया हिंदू मुस्लिम फैब्रिक के अंदर। मेरे को एक बात बताइए कि किसी की सड़क बंद कर दी जाए, बीमारों को अस्पताल जाने से रोक दिया जाए, जी। लोगों को नौकरी और काम धंधे पे जाने से रोक दिया जाए, बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया जाए, तब कोई एक आदमी खड़े होकर ये बोले कि ये सड़क खुलनी चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? सड़क खुलेगी तो उसमें हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। बीमार अस्पताल जाएंगे तो हिंदू भी जाएंगे और मुसलमान भी जाएंगे। सड़क बंद करने वालों की नीयत पे सवाल। और फिर आज तो दिल्ली दंगों की चार्जशीट है ना, आज तो अपराधी सामने है ना, आज तो किसके घर पे पत्थर थे, किसके घर पे बम थे, वो रिकॉर्ड सामने है ना। ये साजिशें कब रची गई, इसके फंड कब आए, खालिद सैफी का क्या रोल था, दिसंबर में दिल्ली में क्या हुआ, जनवरी में क्या हुआ, उसके ट्रम्प के आने पे क्या हुआ, ट्रम्प के आने से पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले पूरे देश में क्या हुआ, वो सारा चीज़ अब तो ऑन रिकॉर्ड है, अब तो चार्जशीटेड है क्रिमिनल्स। तो आज भी अगर कोई इस तरह के, लेकिन कुछ लोग उस सच को स्वीकार नहीं, वो आज भी कपिल मिश्रा ने किया, कपिल मिश्रा ने किया, कपिल मिश्रा ने किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो तमगा लग जाता है, देखिए कपिल मिश्रा ने, कि परवेश वर्मा ने एक बयान दिया, वो वायरल हो गया, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम आने लगा। ये जो एक जिसे एक ही सांस में 3-4 नाम लिए जाते थे, आज उस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे को तो केवल इतना ही कहना है कि हमें मालूम है कि हम किससे लड़ रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी है अमीश भाई, कभी कभी वो आप पे भी टारगेट करती है। एक मशीनरी है, ये मशीनरी झूठ बेचती है। इस मशीनरी का काम है आतंकवादियों को मासूम बताओ, जो बम लगाने की प्लानिंग करे, जो पत्थर फेंकने की प्लानिंग करे, जो सड़कें बंद करने की प्लानिंग करे, उनको क्रांतिकारी बताओ। और जो नागरिक अधिकारों के साथ खड़े हो, जो नागरिकों की आज़ादी के साथ खड़े हो, जो संविधान और कानून की ये बात लेकिन करें, वो उनके ऊपर आप एक प्रोपेगेंडा लेकिन बनाने चलिए, की मैं कोशिश मानता हूँ करो। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन एक उस हिंदू मुस्लिम डिवाइड से क्या बीजेपी को भी लाभ मिलता है, एक पॉलिटिकल फायदा मिलता है? नहीं, बीजेपी को फायदा मिलता तो बीजेपी कर रही होती ना। कर कौन रहा है? कौन कर रहा है इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति? कौन ये मान के चल रहा है कि ये 20% वोट मेरी जेब में ही जाएगा और किसी की जेब में जाने नहीं दूंगा? कौन ये महिला? तो आरोप लगता है बीजेपी आप एक बात 80%, आप लोग बताइए 80% वालों का काम कर नहीं, रहे हैं। आप एक बात बताइए, ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो। ट्रिपल तलाक एक समस्या है, मुस्लिम महिलाओं की ये समस्या है जी। ये खत्म ही ना हो, इसमें लामबंदी क्यों की गई?
क्यों की गई इसके लिए लामबंदी? अच्छा ये चलिए, किसके लिए की गई? इसमें आपको टारगेट क्यों किया गया, कारण क्या था, क्योंकि मैं वहां खड़ा था, क्योंकि उनको ये हो था, क्या रहा था तब वहां पर? सड़कें बंद थी। लोग अपने 35 लाख लोग जमुना पार के, जमुना पार में 35 लाख की आबादी है और 2 ही सड़कों से पूरी दिल्ली से जुड़ते हैं, वो दोनों सड़कें आपने काट दी। आप 35 लाख लोगों को क्या करना चाहते थे? और उसके बाद जो वहाँ पे हथियार निकले, जो वहाँ पे बम निकले, जो वहाँ पे तैयारी निकली, और जो उसके बाद बयान आए अपराधियों के, वो बयान तो ये बताते हैं ना कि साजिश तो बहुत गंभीर थी। अगर दोपहर को हम लोग वहाँ नहीं गए होते और वो सड़कें खुलवाने की बात नहीं हुई होती, तो रात को वहाँ पे क्या होता? कभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जी। कभी मौका मिले, आप यमुना विहार में, भजनपुरा में, इन क्षेत्रों में जहाँ पे दंगे हुए, जहाँ पीड़ित हैं, उन क्षेत्रों में आप खुद ही अकेले मैंने जाके मैंने उसको वहाँ वहाँ पे पे लोगों से ग्राउंड पूछना। रिपोर्टिंग करी, हाँ, जहाँ पर घर जले की थे, भी आपने, हाँ, टायर जले तो वहाँ थे, लोगों से वहाँ आप पर पूछना मतलब कि अगर कि क्या कल्पनातीत है जो तैयारी की गई थी। ईश्वर ने बचाया है वहाँ पे लोगों को, और सौभाग्य है कि वो दंगे उस क्षेत्र में होकर ही रुक भी गए। आपने प्रोपेगेंडा मशीनरी की बात करी, तो आपको लगता है कि आपकी एक साथी नुपुर शर्मा, उन पे भी प्रोपेगेंडा मशीनरी हावी हो गई? सारे देश को भावनाएं लगती हैं, और मेरे को ये लगता है कि आपकी बात होती है नुपुर जी हाँ से? बिल्कुल मेरी बात होती है, नुपुर जी से मेरी बात होती है, मैं मिलता भी हूँ उनसे, और वो एक बहुत ही सकारात्मक महिला हैं, और मुझे ये लगता है कि ठीक है, जो भी वो इस दौर से निकल जाएंगी, वो इस दौर में टूटेंगी नहीं, ये निश्चित है। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी के बोलने पर सजा है, लेकिन किसी के बोलने पर कुछ नहीं है। और ऐसा भी एक वर्ग है इस देश में जो इससे हजारों गुना न केवल बोलता है बल्कि करता भी है। मुनव्वर हाँ, फारूकी, बल्कि करता भी है। और तो भगवान हाँ, राम को हाँ, क्या बोला, और वो हाँ, वो एक कार्यक्रम जीत गया, और हाँ, कितनी करोड़ों हाँ, की भीड़ आई उसको हाँ, रिसीव करने के लिए। तो फिर असहिष्णु कौन हुआ? फिर इनटॉलरेंट कौन हुआ? कौन जुबानों पे ताले लगाने का धंधा लेकर बैठा हुआ है? ये सोचने का विषय है। तो नुपुर शर्मा से आपकी बात हो जाती है और उनकी स्थिति आप कह रहे हैं ठीक है? हाँ, नुपुर शर्मा जी से मेरी बात होती है, और महाकाल की कृपा है उनके ऊपर। महाकाल की कृपा है। लेकिन जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था और जो उनके साथ हो रहा था, जिस तरह की धमकियां आ रही थी, तब उस समय आपकी उनसे बात होती थी? हाँ, बीच में मेरी बात हुई है, और किसी भी परिवार के लिए कोई सामान्य स्थिति तो नहीं है ये। किसी पिता के लिए अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो, किसी माँ के लिए, किसी बहन के लिए, दोस्तों के लिए, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। और मुझे ये लगता है कि तराजू के पल्ले बराबर नहीं है। किसी को छोटी सी चीज़ की बड़ी सजा है, और किसी को बहुत बड़े अपराध का भी कोई सज़ा नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि तराजू के पलड़े जो है वो बराबर नहीं है। और हमने देखा है कि कई बार देवी देवताओं पर टिप्पणी करके लोग आराम से निकल जाते हैं, माफ़ी टिकट मांगते हैं। लिया हुआ है आपकी बार पश्चिम बंगाल से। जी। पश्चिम बंगाल में अब की बार टीएमसी ने टिकट ऐसे लोगों को दिया है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पे भद्दी टिप्पणियां की, भद्दे स्केच दिखाए। उदयनिधि ऐसे लोगों स्टालिन? को, इस तरह के लोगों को, जेएनयू में जिस तरह के लेफ्ट के जो कैंडिडेट थे उनकी अगर बात करें तो और नुपुर शर्मा को जिन्होंने छुप हाथ के रहना पड़ रहा काटने है। की, इवन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट अगर आप देखें तो जिन्होंने भारत माता की जय बोलने से लोगों को रोकने की बात की, या जिन्होंने हाथ काटने की, प्रधानमंत्री जी के हाथ काट देंगे इस तरह की बात की, वो आज उनके इमरान मसीह। प्रत्याशियों की लिस्ट में उनके नाम नजर आते हैं। एक आपने कांग्रेस की बात करी, तो कांग्रेस का भविष्य क्या लगता है आपको? सबको पता है अमीश भाई, तो मुझे ये लगता है कि हेड इज हेडलेस, तो उस एक ही दिशा हो सकती है, तो उसी दिशा में वो लोग जा रहे हैं। ये बताइए, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ कैसे आ गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आज कौन लोग चला रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को आज लेफ्टिस्ट चला रहे हैं, कम्युनिस्ट चला रहे हैं, जो जेएनयू की मानसिकता वाले, जेएनयू मतलब लेफ्ट JNU ब्रिगेड। यूनिवर्सिटी नहीं, जेएनयू में जो एक तरह का एक गैंग, लेफ्ट ब्रिगेड, उस तरह के लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं। लेफ्ट इकोसिस्टम हावी हो गया कांग्रेस इकोसिस्टम ही में। चला रहे हैं। जो कांग्रेस होती थी किसी ज़माने में, वो लोग तो आज चला नहीं रहे हैं। तो उसी तरह के लोग आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं, और उसी दिशा में सारी दोनों की चीज़ें जा रही हैं। और इसीलिए संदीप दीक्षित खड़े हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी की जो मृत्यु हुई है, शायद वो कुछ साल और होती, अगर जिस प्रकार का अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ अभियान चलाया, वो अभियान ना हुआ होता, तो शायद कुछ समय और होती वो हमारे बीच में। लेकिन उनका बेटा ही खड़ा हुआ है वहाँ पर, तो क्या ही बोला जाएगा। हो सकता है उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो, लेकिन देखने में तो किसी को अच्छा नहीं लग ये रहा। राहुल गांधी को अब मीर जाफर गांधी क्यों कहते हैं? नहीं, मैंने कभी किसी समय पे कोई टिप्पणी की होगी, लेकिन मेरे को ये ज़रूर लगता है कि देश के बाहर जाकर, जब आप
देश की सीमा को क्रॉस करते हैं तब आप भारतीय हो जाते हैं, तब आप किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, तब आप विपक्ष के नेता नहीं होते, तब आप भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप बैठे और वहाँ पर आकर आप बोले कि भारत एक देश ही नहीं है, वहाँ पर आप भारत के खिलाफ बयान देकर और चुपके से आ जाए बंद कमरे में 20 लोगों के बीच में, तो नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है, करना क्या चाहते हो? तो इस वहाँ पर कई लोग उनकी इस देश के प्रति प्रतिबद्धता के ऊपर सवाल तो उठाते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि सवाल नहीं है, मतलब एक तरह से संवाद है ये, और कांग्रेस पार्टी, अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकली खत्म है पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी, लेकिन विपक्ष अगर होगा तभी तो लोकतंत्र होगा, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र क्या होगा फिर? देश का विपक्ष ना हो ना, सत्ता का विपक्ष हो, देश का विपक्ष ना बन कांग्रेस जाए। तो कहती है हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हम ही खत्म करना चाहते हैं वो ये तो लोग। कोर्ट जा रहे हैं ना, आपने नियमों की अवहेलना की है, इस तरह की कोई रियायत आपको दी नहीं जा सकती है, कोर्ट ने बोला है, कानूनी प्रक्रिया। लेकिन मैं कहता हूं कि आप सत्ता का विपक्ष बनिए ना, आप राष्ट्र का विपक्ष क्यों बन रहे हैं, आप देश का विपक्ष क्यों बन रहे हैं? आज देश में कोई प्लेयर भी अच्छी परफॉर्मेंस कर ले तो आपका मुंह सूख जाता है, आपके चेहरे लटक जाते हैं, कहीं तिरंगा लहरा जाए। देश में पहली बार ऐसा विपक्ष होगा जिसने देश के बाहर भारत की एम्बेसीज के सामने प्रदर्शन करवाए, ऐसा विपक्ष। इसका मतलब आप राष्ट्र के विपक्ष में खड़े हैं, आप सत्ता के विपक्ष में खड़े होते तो दुर्गति नहीं होती इतनी। देश विपक्ष का लोकतंत्र में हमेशा एक स्थान रहा है, लेकिन जब आप राष्ट्र के विपक्ष में खड़े हो जाएंगे तो कैसे स्थान बचेगा? और इसीलिए वो स्थान खत्म होता जा रहा है। मेरे को तो अब भी लगता है जो आपने चिंता जाहिर की, वो चिंता आप सत्ता के विपक्ष की चिंता है, लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष हो। मेरी ये चिंता है कि अगर सत्ता पे भी कोई विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो ये गलती किसकी? जो आप समाज के जनमानस से ही नहीं जुड़ेंगे तो समाज आपको वोट कैसे देगा? आप समाज की समस्याओं का चिंतन ही नहीं करेंगे, समाज आपको वोट कैसे देगा? आप समाज को जातियों में बांटने का खुला जहरीला प्रयास करते दिखाई देंगे तो ये 21वीं सदी है, ये नया भारत है। आप फूट डालो और राज करो, चल नहीं पाएगा यहाँ पे। लेकिन फूट तो आप पे भी आरोप लगता है कि आप भी फूट डालते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में। मैं वापस उस सवाल पे आ रहा हूँ, तो फिर अब क्या कहेंगे? मैं तभी तो कह रहा हूँ कि तथ्यों पे बात करिए ना, तथ्यों पे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम भी तथ्यों पे बात करते हैं, तो तो फिर ओबीसी सेक्रेटरी लेके आ जाते हैं तो बीच फिर में। उनका जनाधार समाप्त क्यों हो रहा है? तो फिर अब वो कहते हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल है, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल है। अब तो बहुत सारे आरोप और लगते हैं, जुडिशरी पे भी कुछ आरोप लगते ही रहते हैं। देखिए, जब आप जीते नहीं तो आप कोई भी, वो तो ईवीएम पे भी आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव तो तब भी लड़ते हैं ना। अगर इस देश में सच में ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि विपक्ष को लगता है कि चुनाव वो जीत ही नहीं सकते हैं, तो वो चुनाव लड़ते क्यों? और फिर वो जीतते भी हैं कई जगह पर। जहाँ जीतते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, और जहाँ हारते हैं वहाँ सब कुछ खराब है। तो फिर आप एक तराजू रख लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, तो फिर जहाँ आप जीत रहे हो वहाँ पर भी उस तराजू का इस्तेमाल करो। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर में है, तो केजरीवाल के जेल जाने के बाद दो मंत्रियों की बहुत चर्चा है, और वो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज। और सौरभ भारद्वाज आपके पुराने मित्र भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? इनमें से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, मेरे को सबसे पहले तो ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना सुनिश्चित है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। पहले वो कह रहे थे कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, तब भी हम लोगों ने कहा था गिरफ्तार वो होंगे, क्योंकि उनके कर्म ईडी से पहले आप लोगों को कैसे पता था? क्योंकि कर्म दिखते हैं इंसान के। ईडी तो प्रक्रिया पूरी करेगी ना जी, पहले प्रक्रिया पूरी करेगी, सबूत अच्छा, इकट्ठे फिर ये करेगी। बताइए, अब भविष्यवक्ता हो रहे हैं तो और किस किस के कर्म दिख रहे हैं जेल जाने वाले? देखिए, मैंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनके कर्मों को नज़दीकी से देखा, और मैंने ये देखा कि जब आदमी इतनी तेज़ी से गिरता है, जब पतन होता है, तो पतन जब होता है तो फिर अंत वहीं होता है। वो उनका अंत उस दिशा में हो गया, और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बचे नहीं हैं जो इस चोरी के हिस्सेदार होंगे। अब जैसे कल दीपक सिंगला को पकड़ा गया, दीपक सिंगला को पकड़ा जाएगा तो तार दुर्गेश पाठक तक भी जाएंगे, क्योंकि ये तो सारे बच्चे को पता है वहाँ पर कि कौन किससे पैसे ले रहा था, कौन किससे पैसे दे रहा था। जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ से एक चोर निकलेगा आम आदमी पार्टी के अंदर। और लेकिन तार आपकी बड़ी खुंदक है आम आदमी पार्टी नहीं, से। मेरी खुंदक इसलिए, पर्सनल खुंदक लग रही है मुझे। पर्सनल खुंदक इसलिए है कि मैं दिल्ली का हूँ ना, दिल्ली वालों की पर्सनल खुंदक होगी। हमने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देख लिया। हमने ये देखा कि एक व्यक्ति, देखिए, चोरी माफ़ हो सकती है, लेकिन भरोसे का जो हत्या होती है ना, वो कोई माफ़ नहीं करता। दिल्ली वालों के आंदोलन के एक ऐसे भी तो लोग थे ना अमीश भाई, जो अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, काम धंधा छोड़ के आए थे, NRI थे जो आ गए थे, जिन्होंने पैसे दान देने शुरू कर दिए। आज क्यों नहीं आपको वाइट चंदा, सफ़ेद मेहनतकश लोगों का चंदा क्यों नहीं मिलता? आज क्यों काला धन आ रहा है आपकी पार्टी में? क्योंकि लोगों ने देना बंद कर दिया, आपने छल किया। जो ये बाबा खड़क सिंह की कहानी है ना, बाबा भारती की, डाकू खड़क सिंह की कहानी,
कि उसने उसको बीमार बन के उसका घोड़ा लेके भाग गया, ये दिल्ली वालों के साथ हुआ है। तो दिल्ली वाले चले गए हैं, तो आपको दिल्ली के जो लोग मिलेंगे उनके अंदर यही आक्रोश मिलेगा जो मेरे अंदर दिख रहा है। तो गुस्सा है आपके अंदर? डेफिनेटली गुस्सा अच्छा है। एक बात बताइए, कपिल मिश्रा गुस्सा तो आता है, इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी रो वो भी लेते हैं? कभी कभार, जैसा सभी लोग होते हैं, कोई ऐसा अच्छा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन डेफिनेटली लास्ट टाइम कब रोए थे आप? बहुत है वो, मतलब क्या है, देखिए मैं तो नहीं, अभी बता भी- दीजिए। नहीं, आंसू तो मेरे उस दिन भी आए जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो आंसू तो इस बात खुशी के आंसू थे कि हाँ, खुशी के आंसू थे कि दुख के आंसू थे कि एक मेरा दोस्त अंदर जा रहा है? नहीं, नहीं। दोस्त तो थे आपके, नहीं, सही साथी थे? मेरे को उनके लिए अच्छा हुआ कि वो जेल गए। उनके पापों का घड़ा छलछला गया था, और बाहर रहते तो और पाप करते। अगर एक व्यक्ति के तौर पे जो भी अरविंद केजरीवाल का आपको भला उनके चाहे- परिवार के लिए, माँ बाप के लिए बुरा तो लगा देखिए होगा? मेरे को, मैं तो सुनीता केजरीवाल जी के लिए भी बुरा लगता है। वो आज तो वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार की नौटंकी खुद करते थे अपनी बीबी धर्मपत्नी से कराने की कोशिश कर रहे हैं, माता पिता। लेकिन आप एक बात सोचिए ना, मैं तो इसलिए कहता हूँ जो भी अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पे भला चाहेगा वो ये चाहेगा कि थोड़े दिन जेल में रहे। झटका लगना जरूरी है, सत्ता का अहंकार, भ्रष्टाचार, कुछ भी कर दो, जनता को बेवकूफ़ बना दो, रोज़ सुबह उठ के झूठ बोलो, कम से कम 10-20 दिन ऐसे बीतें कि बंदे को रोज़ सुबह उठ के झूठ ना बोलना पड़े। वो उनके शरीर के लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके भविष्य के, उनके जीवन के लिए, वो उसकी भलाई के लिए है। मुझे लगता है जो उनको व्यक्तिगत तौर पे जो चाहते भी होंगे ना, वो भी चाहेंगे भाई 15-20 दिन, 30 दिन, महीना, 2 महीना तू बैठ, शायद अंदर झटका लगे कि मैं क्या करता था और क्या करने लग गया। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि एक तो इमोशनल बात होती है, दूसरी होती है कि आध्यात्मिक बात। आप अध्यात्म में बिलीव रखते हाँ, हैं? पूरी तरह से। पूरी तरह से आपको मैं लगता है? अध्यात्म में, पूजा पाठ में, कर्म कांड में बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ, धर्म स्थलों में जाने में, और मौका मिलते ही जाता हूँ। मेरे लिए छुट्टी का मतलब ही यही होता है कि मैं किसी धर्म स्थल पे गया हुआ हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो हफ्ते में भी तो एक आप आध दिन अभी निकाल लास्ट के- किस धर्म स्थल पे गए आप? मैं तो अभी बाबा बागेश्वर जी के यहाँ 2 दिन रुक कर आया। बाबा उससे बागेश्वर। उससे पहले हम लोग दतिया गए थे, उससे पहले पीताम्बरा माई पे। नीम करौली बाबा के यहाँ कई बार होता है, तो ऐसे ही गाड़ी उठा कई बार मायूस होते हैं तो कहाँ जाते हैं फिर? मैं मायूस होऊंगा या खुश होऊंगा, मैं किसी मंदिर में मिलूंगा आपको। अच्छा। हाँ, परिवार के साथ या अकेले या किसी एक दोस्त को लिया और गाड़ी लेके ड्राइव पे निकल गए, और कहीं ना कहीं या गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश हरिद्वार में जाके थोड़ा 1 दिन 2 दिन रुक के आ गए। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट मोड है। मेरा डिफ़ॉल्ट मोड यही है कि कहीं पर। अच्छा, ये यंग जनरेशन बड़ी जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी खुश हो जाती है, तो इनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये बात आपकी बहुत सही है, और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र के बेटे ने भी अभी आत्महत्या की। जी। तो कुछ कॉलेज वॉलेज की बात पे तो मेरे मन में ये विचार आया कि अगर आप वो जो पल है ना तनाव का, केवल उसको बिता दो, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको लगेगा वो तो कुछ था ही नहीं। उस पल की कोई अहमियत नहीं थी, उस तनाव की कोई अहमियत नहीं थी, उन कारणों की कोई अहमियत नहीं थी जिसको हम इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अपने जीवन से भी बड़ा, या अपने प्रियजनों से भी बड़ा, अपने माता पिता के प्रेम से, अपने भाई बहन के प्रेम से भी बड़ा मान लेते हैं। लेकिन समय जैसी बीतता है तो पता लगता है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं थी जिस चीज़ को हमने इतना बड़ा मान लिया। तो मैं तो यही, जब भी ऐसा लगे कि रास्ते बंद हैं या रास्ते रुक गए या सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ईश्वर पे छोड़कर, समय पे छोड़कर थोड़ा समय बिता लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब लगे रास्ते बंद हैं तो चुपचाप ओम नमः शिवाय का पाठ करना हाँ। चाहिए, तो शायद जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाए। खुल भी जाते और अगर नहीं खुलने होंगे तो अच्छे के लिए नहीं अच्छे खुलेंगे। के लिए नहीं खुले होंगे। जैसे टाइटैनिक के बारे में एक एग्जांपल देते हैं लोग जी। कि भाई अगर उसने शिप बंद कर दी होती तो, और फिर आराम से रुकता है, घुमा के ले जाता है तो कुछ नहीं होता, और उसने सारे इंजन ही खोल दिए और जाके मार ही दिया तो शिप गई। तो सारे इंजन ऑन करने की जगह कभी कभार सारे इंजन ऑफ भी करने चाहिए। जीवित रहोगे, हाँ। सुरक्षित रहोगे, हेल्दी हाँ। रहोगे तो इनका सोल्यूशन भी ढूंढ लोगे। हाँ, और वो समस्या कई बार इतनी बड़ी होती नहीं है, वो पल बड़ा होता है। वो पल वो बड़ा। पल काट लें, समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। बहुत अच्छी बात बोली आपने। वो समस्या बड़ी नहीं होती, पल बड़ा होता है। वो पल काट ले तो शायद वक्त निकल जाता है। और हरिवंश राय बच्चन जी है, बहुत बड़े कवि रहे अमिताभ बच्चन साहब के फादर साहब, और उन्होंने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, लेकिन ये हमारे मन का था कि आप हमारे कार्यक्रम में आए मेरे भी और मन का हमारे था ये। कार्यक्रम में आप भाग लें और एक, जिसे कहते हैं, एक ऐसा संवाद करें जो कि पॉलिटिकल भी हो लेकिन उसके साथ साथ युवाओं को भी मैसेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका आने के लिए हमारे मंच पर और अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। शुभकामनाएं।